वेलकम टू दी आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पिछला हमारा टॉपिक था रॉलेट एक्ट। तो हम रॉलेट एक्ट से स्टेप आउट कर रहे हैं। जैसे उसको स्टेप आउट करेंगे जस्ट हमारे लिए रेडी है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट साथ में शामिल हुए, किस प्रकार से खिलाफत इसके अंदर एड ऑन होगा। हाँ, खिलाफत को हम इसके अंदर एड ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन खिलाफत मूवमेंट के कुछ एक आध छोटा सा टॉपिक वो मैं उसको अलग से करूंगा। अदरवाइज क्या ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको इतना बड़ा हम कर नहीं सकते। क्या होगा कि हम खिलाफत मूवमेंट के जो इश्यूज है उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। खिलाफत मूवमेंट का जो इशू है वो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने उसको क्या किया कि इसको हाइपर लिंक कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको हाइपर लिंक कर दिया है नॉन कॉपरेशन में, क्योंकि वो इसका इंटीग्रल इसी का भी आगे चल के पार्ट बन जाएगा। इसलिए खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, उसका क्या इशू है, उसको हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके साथ जो एड ऑन है उसको हम यहाँ पर कर लेंगे। उसका जो अलग से जो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 5 से 10 मिनट का छोटा सा बनेगा। मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप हो जाओगे क्या कंफ्यूज खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के बीच में। तो नॉन कॉपरेशन में हम इतना ही डाल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, और उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, ताकि क्या है कि दोनों चीज़ आप सेपरेटली भी समझ जाओगे और उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर जो हाइपरलिंक जनरेट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आप वो भी समझ जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा बल्क में कर ले कि हमारे चीज़ें आउट ऑफ द वे चले जाए, माइंड से चले जाए। इसलिए हमने क्या किया कि जो चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड करने की योग्य नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट लेकिन इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरू। देखिए, पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे देना जरूरी है। हालांकि आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, लेकिन उसका पता होना जरूरी है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों चलाया, कोई और क्यों नहीं चलाया, इसका नाम नॉन कोऑपरेशन ही क्यों रखा। आपकी किताब में नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट मैटर से अवेयर रहें, ठीक है ना, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। अदरवाइज हम सीधा स्टार्ट कर देंगे कि सीधी कथा वाचना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में आएगी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं किया। एक्चुअल में क्या, जब आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी ना ऐसा क्यों कर रहे हैं तो समझना आसान है। देखो, महात्मा गांधी जी की किताब है हिंद स्वराज। उस हिंद स्वराज के अंदर गांधी जी ने लिखा है कि हमने कोऑपरेट किया, बोला कि वी कोऑपरेट ब्रिटिशर्स, इस वजह से उन्होंने हमारे पर शासन किया। अगर हमने उनको कोऑपरेट नहीं किया होता तो भारत कभी गुलाम बन ही नहीं पाता, क्योंकि ये हमारे कोऑपरेशन करने की पॉलिसी थी कि जो फॉरेनर्स आते हैं उनके साथ हम कोऑपरेट करते हैं, जिस वजह से क्या हो कि उन्होंने हमारे यहाँ पर क्या शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो बोला कि यही वो समय है अगर हमने नॉन कोऑपरेशन करना स्टार्ट किया। बोला कि कोई भी सरकार विदाउट कोऑपरेशन के नहीं चल सकती। अगर कोऑपरेशन जब तक है, जनता जब तक कोऑपरेट करेगी सरकार के साथ में तब तक ही चलेगी। जैसे देखो ना, बांग्लादेश में जनता ने तख्ता पलट किया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा वहां से। तो बोला कि जनता जब तक कोऑपरेट करेगी तब तक ही सरकार चलती है। तो बोला कि हमें भी क्या करना पड़ेगा, नॉन कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जब उन्हें समझ में आएगा कि हम जब उनके साथ में नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, जब उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तब वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तब जाकर के हमारा जो ग्रीवांसेस है वो उसका रिड्रेसल होगा। इसीलिए ना गांधी जी बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। ये आपके 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर इस चीज़ को इतना साइड लाइन क्यों कर दिया गया। चलो कोई नहीं, लेकिन हमने तो आपको बताया ना ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कोई भी सरकार या फिर कोई भी व्यवस्था कोऑपरेशन पर चलती है। अगर आप नॉन कोऑपरेशन करोगे तो वो व्यवस्था ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। इसीलिए गांधी जी ने बोला नॉन कोऑपरेशन। देखो, इंडियंस हु विश्ड कॉलोनियलिज्म टू एंड, बोला भारतीय वो लोग जिनकी इच्छा है कि भारत जो अभी अंग्रेजों का जो गुलाम है, अगर उसे आपको गुलामी से आजाद करना है, मुक्त करना है, कॉलोनियलिज्म खत्म करना है, टू एंड वर आस्क, तो उनसे ये बोला गया, दे वर आस्क टू स्टॉप अटेंडिंग। उनको क्या बोला गया कि आप कहाँ जाना बंद कर दो। बोला कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि उस समय पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स ही है ना, उस समय पर सारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वो दे ऑल आर रन बाय नन अदर देन ब्रिटिशर्स। तो बोला कि वो सारे के सारे अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। पहली बात, जितने भी कॉलेजेस हैं ये भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जितने भी लॉ कोर्ट्स हैं ये भी अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, एंड नॉट टू पे टैक्सेस। और बोला कि अंग्रेज सरकार को टैक्स देना बंद कर दो, कि कोई जरूरत नहीं इनको टैक्स देने की, एग्रीकल्चरल टैक्स भी मत दो, टैक्स वसूलना है बोला कि मना कर दो, नहीं है हमारे पास में। आप सीधा नॉन कोऑपरेटिव, मतलब उनके साथ में सहयोग करना छोड़ ही दो, आप कंप्लीटली एंड कर दो।
फिर जब इनको प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, तब इनको समझ में आएगा। जब ऐसा बोला तो कई लोगों ने क्या किया कि स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, वकालत बंद कर दी, उन्होंने वकालत भी बंद कर दी, वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। जितने भी ये सब कुछ है सारे के सारे सुनसान हो चुके थे, क्योंकि अल्टीमेटली केस लड़ने वाले दोनों पार्टी इंडियंस ही है, और वो वकील भी जो होता है वो भी इंडियन होता है। खाली जज ब्रिटिश है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कोर्ट तो पूरा खाली पड़ गया, स्कूल खाली पड़ गए, कॉलेजेस खाली पड़ गए। इस सब का ब्रिटिशर्स को नुकसान होगा। आपको लगा इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए नहीं है कि वो इंडियंस को सिविलाइज कर सके। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए लाए कि उनको सस्ते मजदूर चाहिए थे जो उनकी ना ऑफिसेस में काम करें। मतलब दे वांटेड अ पर्सन हु इज कलर इन ब्राउन बट टेस्ट इन इंग्लिश कल्चर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हो भारतीय है लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो अंग्रेजी बन जाए। कैसे? इस स्कूल एजुकेशन की वजह से। अगर वो वही क्लर्क के काम करने के लिए, एलडीसी का काम करवाने के लिए अगर वो इंग्लैंड से किसी व्यक्ति को लाकर के यहाँ पर रखेंगे तो उनको हाई सैलरीज देनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो उनको उसके स्टैंडर्ड पर देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय अगर किसी व्यक्ति को आपने पढ़ा लिखा दिया, ढंग से इसकी एजुकेशन करवा दी, तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्टिंग कम है। आपसे क्या कॉस्टिंग कमाएगी? आप स्कूल लगा रहे हो, यूनिवर्सिटी लगा रहे हो, इतने में कितना खर्चेगा? ब्रिटिशर्स 2 साल, 5 साल, 10 साल के नहीं सोचते, वो सोचते हैं 100 साल, 150 साल, 200 साल के आगे सोचते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार अभी पैसा लगेगा, आने वाले 200 साल तक है ना आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड मकौले के द्वारा, ठीक है ना। तो इसीलिए उनका एम क्या था कि इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनको लालच हो क्या कि अगर आपका बच्चा हमारे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ लेता है, सीख जाता है, तो हम उसको हमारे इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी देंगे, अच्छी पगार मिलेगी। बाकी कंपैरिजन इंग्लैंड के हिसाब से भले ही बहुत कम है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो भी उस समय पर ठीक ठाक ही हुआ करती थी। इसीलिए क्या होगा सॉरी इसीलिए वो क्या देखने को मिलेगा कि ना जब ये सब बंद पड़ जाएंगे तब उन्हें लगेगा कि सिस्टम पैरालाइज हो रहा है, इसलिए ये व्यवस्था को हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये उन्हें रियलाइजेशन करवाना था गांधी जी का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोऑपरेशन क्या बोला कि इफ लगा दिया गांधी जी ने। इफ नॉन कोऑपरेशन वॉज इफेक्टिवली कैरिड आउट, किसने बोला? गांधी जी ने बोला। वो सेड दिस, अगर गांधी जी ने बोला अगर नॉन कोऑपरेशन अगर सही रूप से, असरदार रूप से अगर वो लागू किया गया, ठीक है ना, इंडिया वुड विन स्वराज। क्या बोला कि इंडिया वुड विन स्वराज, बोला कि भारत स्वराज पा लेगा। कब? विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। क्या बोला? विद इन ईयर, मतलब साल भर के अंदर अंदर भारत को स्वराज मिल जाएगा अगर जैसा मैं बोलूं वैसा अगर आपने नॉन कोऑपरेशन को ढंग से इफेक्टिवली असरदार तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया, तो मैं गारंटी कहता हूं, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं कि साल भर के अंदर अंदर आपको स्वराज मिलेगा। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो टू फर्दर ब्रॉडर, बोला कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, तो बोला कि ना इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और बड़ा करने के लिए, और व्यापक बनाने के लिए, और बड़ा करने के लिए गांधी जी ने क्या किया? टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल ही हैड जॉइन हैंड्स विद, बोला गांधी जी ने किसके साथ में हाथ जोड़ लिया, मतलब इस मूवमेंट को किसके साथ जोड़ लिया? विथ दी खिलाफत मूवमेंट। किसके साथ जोड़ दिया? खिलाफत मूवमेंट को इसके साथ में जोड़ दिया। किसको? नॉन कोऑपरेशन को। टू सॉट टू रिस्टोर दी खलीफेट, जिसका मकसद क्या था कि जो खलीफा जो है उसको वापस से रिस्टोर करना, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला कि ना इस मूवमेंट को बड़ा करने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि खिलाफत इशू को साथ में जोड़ दिया। क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 में वर्ल्ड वॉर 1 की जो ये ट्रीटी जब होती ना, उसमें ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो आपके जो सबसे बड़े इस्लामिक जो प्रीचर जो होते हैं खलीफा, उनके साथ में इल ट्रीटमेंट करते हैं। उनके साथ में जब ट्रीटी साइन करवाते हैं, उनके साथ में ऐसा इशू होता है जिससे दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे रिलीजियस लीडर के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसी टर्म्स पर साइन करवाएंगे जिससे क्या होगा, उनके साथ में उनकी जो भी है ना टेम्पोरल पावर्स जो है, लौकिक जो शक्ति है, उसको खत्म कर देंगे एक प्रकार से। उसको इससे क्या लगेगा कि मुसलमानों को ये हमारे रिलीजन पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में क्या जितने भी मुस्लिम्स होंगे वो सब क्या होंगे, इनके दुश्मन बन जाएंगे, किनके? ब्रिटिशर्स के लिए। तो बोला गांधी जी सोचा यही सही मौका है, इट इज़ अ वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने गांधी जी ने जनता को बोला 100 साल में एक बार आती है ऐसा मौका, जब हिंदू मुस्लिम एकता करने की बात है, तो यही मौका है, दिस इज द मोमेंट।
कैप्चर इट, और बोला कि ऐसे करके इसको खिलाफत मूवमेंट के साथ में जोड़ने की कोशिश। गांधी जी होप दैट बाई कपलिंग, कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, कपलिंग का मतलब जोड़ना। आप लोगों ने कभी देखा है ट्रेन के दो डब्बे जोड़ते हैं ना, तो वैसे ऐसे एक हुक होता है और एक ऐसा हुक होता है, ठीक है ना। तो ये आपके ना जैसे ना एक मान लो कि एक बड़ा सा ऐसा हुक होता है और इसके अंदर ये ऐसा हुक डाल देते हैं जो ऐसा अटका देते हैं, फंसा देते हैं, और फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमा कर इसको जोड़ते हैं। तो कपलिंग करना मतलब है कि दो अलग चीज़ों को एक साथ में ला करके जोड़ना, गठबंधन बना देना उनके बीच में। एक प्रकार से क्या होता है, एक है ना आपके ऐसा होता है, उसके अंदर है ना वो ऐसे लाके उसका अटका देते हैं, पूरा पकड़वा देते हैं, फिर है ना उसको है ना एक चाबी भर भर के ना उसको आपस में जोड़ देते हैं पूरी तरीके से, तो इसको बोलते हैं कपलिंग, ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या किया कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दो अलग अलग थे, इनको कपल कर दिया, कपलिंग कर दिया, दोनों को साथ में जोड़ दिया। कपलिंग नॉन कोऑपरेशन विद खिलाफत आ गया। इंडियाज टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटी, कौन कौन सी, जो हिंदू धर्म के जो हिंदूज हैं और जो मुसलमान हैं, जो भारत के जो बड़े दो समुदाय हैं, इनको आपस में जोड़ दिया। कुड कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड टू कॉलोनियल रूल, बोला कि ये सब लोग जब साथ में मिलकर आ जाएंगे तो औपनिवेशिक शासन काल जो है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। मूवमेंट हुआ, इसमें गांधी जी ने बोला ना कि आप कोऑपरेट मत करो, स्कूल जाना बंद कर दो, कॉलेज में जाना बंद कर दो, आप लॉ कोर्ट में जाना बंद कर दो। तो इसी के साथ में जो मिडिल क्लास जो लोग थे ना, जो फैक्ट्री में काम कर रहे, उन्होंने भी क्या किया, इसका पूरा सपोर्ट किया। कैसे, फैक्ट्री में जो काम करना बंद कर दिया, फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया, हड़ताल कि नहीं जाएंगे, गांधी जी ने बोला। तो द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक, बोला कि जितनी भी वर्किंग क्लास है ये सब लोग कहाँ चले गए, स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल कर दी। इन मेनी टाउन्स एंड सिटी, भारत के ज्यादातर शहरों में क्या गया, उनको हड़ताल घोषित कर दी। किन्होंने, वर्किंग क्लास ने। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, बोला सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, देयर वर 396 स्ट्राइक इन 1921, बोला 1921 के दौरान आपकी कम से कम कितनी स्ट्राइक्स हुई, 396, बोला कि 396 बार, मतलब 396 टाइम्स स्ट्राइक की ऑर्गेनाइज की गई, इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर लगभग कितने लाख, 6 लाख वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, मतलब 6 लाख वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया। इन 6 लाख वर्कर्स ने जो 396 बार जो स्ट्राइक करी, इनमें लगभग कितने दिन का नुकसान हुआ, उसमें 7 मिलियन वर्क डेज का, मतलब 70 लाख, कितना, 70 लाख, 70 लैक्स, 70 लाख मजदूर दिवस, बोला क्या, 70 लाख मजदूर दिवस का नुकसान हुआ। मतलब है ना इतने वर्किंग डेज, मतलब 6 लाख वर्कर 70 लाख लेबर डेज के इक्विवेलेंट जितना काम बनता है उतना नुकसान हुआ। बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा फिगर है। आपको 70 लाख सुन रहा है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप रियलिटी में चेक करोगे तो अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और ये तो बस शुरुआत है, आगे चलकर हम और भी देखेंगे अभी आपके नेक्स्ट स्लाइड में कि ना किस प्रकार से किस ने कहाँ पर, पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग भारत के जो क्षेत्र है उन्होंने कैसे कैसे इसमें स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व हुए और काम करने से मना किया। कई लोगों ने अवध मेयर वगैरह कई जगह पर जिन्होंने टैक्स देने से मना किया कि हम टैक्स नहीं देंगे। इस सब का नेगेटिव असर पड़ेगा किस पर, अंग्रेज सरकार के ऊपर, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। और कहते हैं कि शायद ये ना 1857 के बाद में इतना जो जिसने अंग्रेज सरकार की एक बार के लिए जड़ें हिला दी थी, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, क्योंकि 1857 के बाद सब कुछ शांत हो चुका था। ये अब जाकर के ना मौका मिला है आपको, ठीक है ना, लगभग 60 साल बाद में मौका मिला है वापस से इतना बड़ा मूवमेंट करने का। इसीलिए तो जैसा भी हमने बताया था कि किस प्रकार से जो आपके मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से ट्राइब्स इन नॉर्दर्न आंध्र, बोला कि आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न हिस्से में जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इन्होंने भी क्या किया, फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया। बोला कि जो सरकार के बनाए हुए जो वन नियम थे उनका उल्लंघन किया। बोला कि ये भी क्या है कि नॉन कोऑपरेशन करने का तरीका है कि किस प्रकार से हम नॉन कोऑपरेशन कर सकते हैं। पहला, अगला क्या है कि फार्मर्स इन अवध, बोला कि अवध के किसानों ने क्या किया कि बोला कि हम टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका, अवध किसानों ने बोला कि टैक्स नहीं भरेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे कि जो पेजेंट्स इन कुमाऊं क्षेत्र के जो किसान हैं उन्होंने भी क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम भी है ना कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए काम नहीं करेंगे, उनके लिए हम है ना किसी प्रकार से लोड्स को कैरी नहीं करेंगे। उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारी तरफ से भी जो भी आप तक जो सर्विस मिलती थी, पेजेंट्स वर्कर्स, कहना कि पेजेंट्स
वर्कर्स एंड अदर इंटरप्रेटेड, मतलब उन्होंने अनुवाद किया क्या कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, पेजेंट्स, वर्कर्स एंड अदर्स इंटरप्रेटेड एंड एक्टेड, मतलब जो भी उन्होंने किया, जो भी काम किया, एक्टेड अपॉन द कॉल टू नॉन कोऑपरेट, बोला कि किसके लिए, क्या, नॉन कोऑपरेट विथ कॉलोनियल रूल, किसके साथ में, बोला कि नॉन कोऑपरेशन करेंगे, अंग्रेज सरकार के खिलाफ में करेंगे, इन वेज दैट बेस्ट सूट देयर लोकल इंटरेस्ट। बोला कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्कूल नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, ठीक है ना, फैक्ट्री में काम नहीं करना, बोला कि गांधी जी ने बोला कि आप जहां कहीं पर भी हो, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हो उस तरह से नॉन कोऑपरेशन कीजिए। जैसे ना आपके ना नॉर्दर्न आंध्र के ट्राइबल्स ने क्या किया, फॉरेस्ट लॉ तोड़े, जंगल के कानून तोड़े, उसी प्रकार से अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने का तरीका अपनाया। जैसे ना जो आपके मिडिल क्लास वर्कर्स है, उन्होंने क्या बोला, फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएंगे, तो बोला कि आपके लोकल स्तर पर, आपके जो लोकल लेवल के स्तर पर आपको जिस प्रकार से सुविधा हो आप उस प्रकार से नॉन कोऑपरेट कीजिए। जरूरी नहीं कि हम जैसा बोल रहे हैं आप वैसे किया, आपका मेन पर्पस होता है डिफाइंस, किस प्रकार से ना आप जो है इस चीज का विरोध कर रहे हो, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या बोला कि महात्मा गांधी का एक बायोग्राफर है जो महात्मा गांधी के बारे में जीवनी लिखता है, वो कहता है कि नॉन कोऑपरेशन क्या है। महात्मा गांधी की जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है ना, लुइस फिशर, वो कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन क्या है, बोला कि ये जो नॉन कोऑपरेशन है आखिर में ये है क्या। इन्होंने बोला ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर इन्वर्टेड और आखिर में डबल इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो बोला कि ये कर देते थोड़ा ठीक रहेगा। तो बोला कि नॉन कोऑपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन एपॉक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड गांधी जी। बोला कि ये इनके भारत और गांधी जी के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन वॉज नेगेटिव इनफ, बोला कि ये अपने आप में इतना नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल, क्या बोला कि नॉन कोऑपरेशन इज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पैसिव इनफ, पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। बोला कि अपने आप में इतना नेगेटिव है कि वो पीसफुल है, उसी के साथ साथ में इतना पॉजिटिव है कि वो आपके असरदार है, इफेक्टिव है, उसका कुछ असर देखने को हमें मिलता है। इट एंटेल, बोला नॉन कोऑपरेशन के अंदर क्या है, मतलब क्या है, इट एंटेल, नॉन कोऑपरेशन का मतलब था डिनायल, मना करना कि नहीं, क्या बोला कि नहीं, लिखा ना नॉन कोऑपरेट, आपको हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। डिनायल, रिनंसिएशन, क्या हम किसी भी प्रकार से जो भी हमारा आपके साथ में जो रिलेशन था अभी तक का, जो हमने डेवलप किया हुआ था कोऑपरेशन की वजह से, उसको अभी तुरंत प्रभाव से हम त्यागते हैं, ठीक है। डिनायल, रिनंसिएशन, और अगला है सेल्फ डिसिप्लिन, और हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं कि आपके साथ में हमारे जितने भी प्रकार के हिस्से तो उसको भी तोड़ते हैं। जैसे कि हम जंगल के कानून आपने बनाए, हमने माना, आज के बाद नहीं मानेंगे, उनको तोड़ देंगे। नॉर्दर्न आइलैंड के इन्होंने क्या, आपके नियम था कि समय पर टैक्स भरो, अवध के किसानों ने बोला कि हम टैक्स नहीं भरेंगे। सरकार के नियम थे कि समय पर काम पर आओ, काम पर करके जाओ, मानने से मना कर दिया, ठीक है। नियम ये थे कि समय पर स्कूल आना है, कॉलेजेस आना है, कोर्ट समय पर खुलने चाहिए, आपने मानने से मना कर दिया। ये सब क्या है कि आपने अपना डिसिप्लिन बनाया और उसको डिनाई किया कि हम नहीं करेंगे ये सब का सब। तो ये बोला इट वॉज ट्रेनिंग फॉर अ सेल्फ रूल, बोला कि नॉन कोऑपरेशन क्या है, इट इज अ ट्रेनिंग, किसकी ट्रेनिंग हो रही है, स्वराज की हो रही है, सेल्फ रूल, स्वराज मतलब सेल्फ रूल। बोला कि ये जो कुछ भी गांधी जी करवा रहे हैं ये स्वराज के लिए ट्रेनिंग हो रहा है, उसका अभ्यास हो रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभ्यास है, ठीक है ना। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने आपके बोर्ड पे नहीं लिखवाई है, आपके एनसीईआरटी में दे रखी है वो बात, कि उसमें कहते हैं कि 1857 के बाद में इतना मजबूत कोई आंदोलन आज तक नहीं हुआ है जो अभी हुआ है। और इस आंदोलन ने सच में अगर कहें तो ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी है, और ये अपने आप को उनको सोचने पर मजबूर कर दे कि ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ पर 1857 में हुआ, उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है जिससे ना अंग्रेज सरकार भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं। लेकिन एक अप्रिय घटना घट जाती है, लेकिन क्या था, एक अप्रिय घटना घट जाती है, और वो कहाँ होती है, देखो यहाँ पर। देन इन फरवरी 1922, बोला कि फरवरी 1922 में हमने क्या देखा, अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, क्या कि चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा के वहां से ना एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था। और ये क्या ना, इन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, तो ऐसे में क्या पुलिस स्टेशन के सामने से वो निकले, और ऐसे में क्या कि प्रोटेस्टर्स और पुलिस वालों के बीच छोटी मोटी
गर्मा गर्मी हो गई, मतलब छोटे मोटे है ना, छोटी मोटी घटना हो गई और ये घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्रोटेस्टर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और ऐसे में क्या कि प्रोटेस्टर्स ने पूरी फोर्स के साथ में ना पुलिस वालों पर हमला कर दिया। और वो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए जो आपके चौरी चौरा में जो स्टेशन वो वहीं पर बाहर खड़े थे, तो सब लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाके अपने आप को लॉक कर लेते ताकि अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन भीड़ इतनी हिंसक हो चुकी थी और वो भूल चुकी थी कि वो महात्मा गांधी जी के फॉलोवर्स हैं। और उन्होंने क्या किया कि टॉर्च लिखा हुआ ना, कि यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्च, अटैक एंड टॉर्च। टॉर्च का मतलब था आग लगा देना। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और जितने भी पुलिस कांस्टेबल वगैरह जितने भी है ना पुलिस वाले उस थाने में जो मौजूद थे वो सब के सब जिंदा जल गए। ऑल सारे के सारे लोग जिंदा जल गए। और इसका नतीजा ये हुआ, गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा आहत हुए। और इन्होंने बोला कि ये जो वायलेंस जो अपनाया है सत्याग्रहियों ने, इससे वो बहुत ज़्यादा है ना हृदयघात हो जाता उनका और उनको फैसले लेने पर मजबूर हुआ। और गांधी जी ने क्या किया कि कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर, हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से बोला कि मेरी तरफ से तो नॉन कोऑपरेशन बंद है। आप जानोगा जो मैं तो अपनी तरफ से नॉन कोऑपरेशन को अभी का अभी बंद करता हूँ। बोला कि आप इस प्रकार से हिंसक भीड़, उन बेचारे क्या होते हैं जो पुलिस कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनका मेन जो काम था वो अपनी ड्यूटी करते, आपने उन निहत्तों पर हमला किया और उनको जला दिया। तो लगी ऐसे में उनके ऊपर आपने जो किया वो अपने आप में दंडनीय है। आगे चल करके 1-2 महीने बाद में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लेंगे और गांधी जी पर चार्ज लगाएंगे ट्रीजन, मतलब कि भाई आपके वजह से सारी की सारी हिंसा हुई है तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो जब गांधी जी जब कोर्ट में एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो ब्रुकफील्ड, अपने जेम्स ब्रुकफील्ड नाम होता है, शायद नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अभी देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे जज का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो एकदम से खड़े हो गए कि गांधी जी का केस आया है। उन्होंने बोला कि मैं हैरान हूँ कि आपके अगेंस्ट में केस आया है और आप तो क्या है कि करोड़ों लोगों की आप उम्मीद हो, आप अपने आप में इंस्पिरेशन हो करोड़ों भारतीय लोगों के लिए। तो बोला कि ये मेरे कैपेसिटी में नहीं है कि मैं आपको मतलब बाइज्जत जाने दूँ या फिर आपके खिलाफ में केस नहीं चला। मैं भी, मेरे हाथ भी बंधे हुए कि आपके खिलाफ में केस ऐसा चला हुआ है, लगा हुआ है। तो ये मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके खिलाफ में लगा है। और बोला कि हालात से मैं मजबूर हूँ, तो मुझे ना जो कानून से मैं बंधा हुआ हूँ तो मुझे ये फैसला सुनाना पड़ेगा। तो बोला कि अगर हालात कुछ और होते और ये मुझे पावर मिलती कि मैं आपको बाइज्जत बरी जाने दूँ और आपके खिलाफ में किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगाऊँ, तो आप विश्वास माने दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश जो आदमी होगा, जिसको सबसे ज़्यादा सुकून आएगा, तो वो मैं रहूँगा। क्योंकि वो कहते हैं कि गांधी जी वो ऐसे व्यक्ति हैं, उसके पूरा वर्बरेटम दे रखा आपकी किताब के अंदर, क्या कोट अनकोट करके लिखा हुआ इसके अंदर पूरे की पूरी बातें, कि बोला कि आप तो सिर्फ भारतीय के लिए इंस्पिरेशन, भारतीय लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं हो, जो आपके एनिमी से वो भी आपको एडमायर करते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, वो भी एक बार आपकी बात सुनते हैं। मतलब वो गांधी जी की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है उस कोर्ट के अंदर। और बोला कि मेरे हाथ बंधे हुए, बाकी तो मैं आपके खिलाफ तो मैं एक शब्द ना लिखूँ। तो बोला कि अगर हालात अलग होते तो शायद है ना मुझसे ज़्यादा खुश कोई और आदमी नहीं होता अगर आपको मैं खिलाफ बिना किसी चार्ज के आपको रिलीज़ कर देता। तो वो भी देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि भले ही अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ में चार्जेस लगा रखे, लेकिन दिखाते हैं जो जज भी जो जहाँ पर बैठा वो भी जब गांधी जी देखते हैं ना कि वो आ रहे, तो वो अपने आप से खड़े होकर हो जाते हैं, मतलब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो खिलाफत मूवमेंट पर होगा, छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर खिलाफत को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। हमने खिलाफत को इसका एक सब टॉपिक की तरह इसको ऐड ऑन करके इसके अंदर हम आगे निकल चुके हैं। तो खिलाफत को मैं अगले वाले वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।